आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। कीपिंग इन माइंड द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई इज इट नेसेसरी टू डिक्रीज द प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब टू गेट द कैथोड रेज? स्टूडेंट्स आपके पास ए पार्ट है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू डिक्रीज द प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब टू गेट द कैथोड रेज। तो स्टूडेंट्स आपको प्रेशर इसलिए रिड्यूस करना पड़ता है टू मेक द गैस कंडक्टिंग। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो हिंडर कर रहे होते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट अकर एट ऑर्डिनरी प्रेशर, दैट इज व्हाई। देन स्टूडेंट्स विच एवर गैस इज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब द नेचर ऑफ द कैथोड रेज रिमेन द सेम, व्हाई। स्टूडेंट्स हमने कंसेप्चुअल वीडियोस में भी इस रीज़न को डिस्कस किया था कि आपके पास कैथोड रेज की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय द आयनाइजेशन ऑफ गैस, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर के आपके पास गैस कौन सी यूज़ हो रही है। दैट इज़ वाई नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑल्टर नहीं हो सकती, दैट इज़ वाई आपके पास सेम कैथोड रेज ही प्रोड्यूस होती हैं। देन है वाई ई एम वैल्यू ऑफ कैथोड रेज इज जस्ट इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज क्योंकि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज़ वाई। डी है हाउ द बेंडिंग ऑफ कैथोड रेज इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक field shows that they are negatively charged. Deflection of cathode rays in electric and magnetic field is identical to the deflection of negatively charged particles in electric and magnetic field. This confirms that cathode rays are negatively charged पार्टिकल। यानी कि स्टूडेंट्स इनकी जो डिफ्लेक्शन होती है इन पार्टिकल्स की वो आपके पास इस तरह से होती है कि आप ये कंफर्म होता है कि आपके पास जो कैथोड रेज होती हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास ये पॉजिटिव साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज एंटिटीज हैं। देन स्टूडेंट्स व्हाई द पॉजिटिव रेज आर सो कॉल्ड एज कैनाल रेज? पॉजिटिव रेज पास थ्रू कैनाल होल्स इन द परफोरेटेड कैथोड, दैट इज वाई स्टूडेंट्स इनको हमने कैनाल रेज का नाम दिया। देन स्टूडेंट्स एफ है हमारे पास, द ई एम वैल्यू पॉजिटिव रेज फॉर डिफरेंट गैसेज आर डिफरेंट बट दोज ऑफ कैथोड रेज द ई एम वैल्यूज आर सेम, जस्टिफाई इट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास है कि आपके पास जो पॉजिटिव रेज होती हैं वो डिपेंड कर रही होती है नेचर ऑफ द गैस विच इज यूज्ड। द कैथोड रेज आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स, हेंस दे हैव द सेम वैल्यू ऑफ ई एम व्हेन emitted from any gas, but the positive rays are remaining positively charged particles of gas inside, that is why they are dependent upon the nature of gas used। अगर आपके पास स्टूडेंट्स लाइटर गैस है तो आपके पास ई एम की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली होगी, अगर हैवियर गैस है तो आपके पास चार्ज टू मास रेशो चेंज होगी, दैट इज वाई hence their EM value is different for different gases. Then students the EM value of positive rays obtained from the hydrogen gas is 1836 times less than that of cathode rays. Cathode rays से EM value हाइड्रोजन गैस की 1836 टाइम्स लेस होती है। द ई एम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव रेज इज 1836 टाइम्स लेस बिकॉज अ प्रोटॉन इज 1836 टाइम हैवियर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल इज दैट। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 5A है, एक्सप्लेन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड टू डिटरमिन द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, उसका कंक्लूजन और उससे रिलेटेड जितने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हमने अपनी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के अंदर डिस्कस किए थे आप उनको मेंशन कर देंगे तो आपका ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है, व्हाट इज जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनिंग एएम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि एज इट इज आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, आपने जो उससे रिलेटेड जो डाटा है वो सारा मेंशन करना है, तो आपका ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा जिसमें आप एट द एंड एएम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी है, इवैल्यूएट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अबव टू एक्सपेरिमेंट्स। के अबव टू एक्सपेरिमेंट से आपने मास कैलकुलेट करना है। यानी कि स्टूडेंट्स इन दोनों एक्सपेरिमेंट के नतीजे में क्या हुआ था कि आपको EM वैल्यू पता चल गई थी, आपको चार्ज पता चल गया था कि कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो उसके थ्रू आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते थे, जिसको स्टूडेंट्स हमने कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया था। तो मास आपके पास है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 6A है, डिस्कस चैडविक्स एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने जो चैडविक्स एक्सपेरिमेंट था उसका जो फ्लोशीट डायग्राम है आप वो ड्रॉ करेंगे, उसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो मेंशन करेंगे। देन स्टूडेंट्स आपने सारी उसकी कंस्ट्रक्शन बतानी है, वर्किंग बताएंगे। देन आपने जो नेचर ऑफ न्यूट्रॉन थी उसको आपने डिस्कस करना है इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। एट द एंड आप दोनों को तीनों को कंपेयर कर रहे होंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी है, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम अ थिन गोल्ड फॉइल, डिस्कस इट एंड एक्सप्लेन द कंक्लूजन। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वही है, आपने
कोई भी एक्सपेरिमेंट आता है, कोई भी एटॉमिक मॉडल आपको आता है, उससे रिलेटेड आपने डायग्राम लाजमी ड्रॉ करनी है अपने पेन के थ्रू और स्टूडेंट्स उसको लेबल करना है। उससे ये होता है कि स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा एलेबोरेट हो जाता है, उसकी आप वर्किंग मेंशन करेंगे, उसका कंक्लूजन देंगे और उसके डिफेक्ट्स भी दे देंगे, तो आपका ये क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर तरीके से जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 7A है, गिव द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, विच पोस्टुलेट टेल्स अस दैट ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी एंड एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। यानी कि स्टूडेंट्स आपने डिस्कस करना है कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम वाला पोस्टुलेट है वो आपको बताता है कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपने पोस्टुलेट को थॉरली डिस्कस करना है बोहर एटॉमिक मॉडल के। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी है, डिराइव द इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम यूजिंग बोहर एटॉमिक मॉडल। यानी कि स्टूडेंट जो हमने सिंपल रेडियस के लिए डेरिवेशन की थी वही हम कर देंगे। एट द एंड हमारा क्वेश्चन जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा, डायग्राम के थ्रू आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। Then students क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी है, हाउ डज द अबव इक्वेशन प्रूव यू टेल यू दैट radius is directly proportional to the square of the number of orbit, radius is inversely proportional to the number of proton in the nucleus। According to the equation students आपको अच्छी तरह से पता है कि रेडियस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो हायर ऑर्बिट होंगे, जितने ज़्यादा आप हायर ऑर्बिट नंबर पे जाते जाएंगे आपका जो रेडियाई है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। अब कलेक्शन ऑफ पैरामीटर इन इक्वेशन इज अ कांस्टेंट फैक्टर, कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास किस तरह से रेडियस इन्वर्सली रिलेटेड है। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने किस तरह से रेडियस की वैल्यूज़ को लिखना है और आपके पास डिफरेंस कैसे कैसे आपके पास जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता चला जा रहा है। एडिशन ऑफ ऑर्बिट्स रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इन द स्ट्रक्चर ऑन एन एटम। As we can see in the equation that the radius is inversely related to the atomic number, that is why हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो z फैक्टर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से रिलेटेड है, and which is inversely proportional to r। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट डी है, हाउ वुड यू कम टू नो दैट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हायर ऑर्बिट्स आर लेस देन दोज इन लोअर ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। v इज इक्वल्स टू nh/2πm mvr से, यानी कि स्टूडेंट्स आपने एक्सप्रेशन ले लेना है एंगुलर मोमेंटम से और उसको थोड़ा सा अल्टर कर देना है। दिस शोज दैट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द इनफाइनाइट ऑर्बिट टू द nth ऑर्बिट एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आपके पास नेगेटिव होती है, दैट इज वाई स्टूडेंट्स आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती है। दिस स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ई है, जस्टिफाई दैट द गैप्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्बिट गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम द लोअर टू हायर ऑर्बिट। ये इक्वेशन स्टूडेंट्स आपको ये बताती है दैट द रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर विच मस्ट हैव ग्रेटर गैप फॉर हायर ऑर्बिट्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट यूजिंग बोहर मॉडल, गिविंग इन व्यू दिस फॉर्मूला एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एनर्जी को डिराइव करना है, सिंपल जैसे कि आपको कहा गया है, जैसे कि आपकी बुक में डिराइव किया गया। देन स्टूडेंट्स आपने क्या एक्सप्लेन करना है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। आपने बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि डिक्रीज होती है, दैट इज वाई हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से आप नेगेटिव साइन देते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ द बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी is double in value than that of kinetic energy, that is why। क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, देयरफॉर किनेटिक और पोटेंशियल का जब आप सम करते हैं वो भी नेगेटिव आता है। सी, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बट एनर्जीज ऑफ हायर ऑर्बिट आर ऑलवेज ग्रेटर देन दोज ऑफ लोअर ऑर्बिट्स। यानी कि आपने बताना है कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है n स्क्वायर की, बट एनर्जीज ऑफ हायर ऑर्बिट्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ लोअर ऑर्बिट्स। क्यों? एज द एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिट, दैट इज रीजन दैट एनर्जी ऑफ अ electron is inversely proportional to n square, but energy of higher orbit is always greater. Energy of higher orbits are greater with value of E with negative sign। देन स्टूडेंट्स पार्ट डी है आपके पास, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजस्टेंट लेवल गो ऑन डिक्रीजिंग शार्पली। यानी कि एनर्जी डिफरेंस जो होता है आपके पास एडजस्टेंट लेवल्स में वो डिक्रीज होता रहता है। आपने ई एन की वैल्यू मेंशन की, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल किसी का भी डिफरेंस निकाल लेना है। आपको पता है कि 1313.15 बाय एन स्क्वायर है। बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एन आपके पास एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो डिक्रीज होने लग जाएगा शार्पली। यानी कि आपने कोई भी एग्जांपल ले लेनी है और आपने कहना है कि ऑन सो ऑन आपके पास जो एनर्जी डिफरेंस है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द एडजस्टेंट। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी आप एनर्जी कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो वो हमेशा अपने एडजस्टेंट ऑर्बिटल्स के दरमियान करनी है।
देन स्टूडेंट्स आपके पास आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए है, डिराइव द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम विच आर रिलेटेड टू एनर्जी डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, वेव नंबर ऑफ फोटोन। तो इसमें स्टूडेंट सिंपल आपने क्या करना है कि जो हमने एक्सप्रेशंस डिराइव किए थे एनर्जी डिफरेंसेस के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, वेव नंबर के लिए, हम इनको जो है एक्सप्रेस कर देंगे, मैथमेटिकली डिराइव कर लेंगे जैसे कि हमने कंसेप्चुअल वीडियोस में किया था, तो ये हमारा क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी है, जस्टिफाई दैट बोहर्स इक्वेशन फॉर द वेव नंबर कैन एक्सप्लेन द spectral lines of Lyman, Balmer and Paschen सीरीज। देन स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, बहुत इक्वेशन यूज़ करनी है और आपने जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनके एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन करना है और वो किस रीजन में प्रेजेंट है उनको आपने डिस्कस कर लेना है, तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए है, व्हाट इज स्पेक्ट्रम, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में स्टूडेंट्स आपके पास रेनबो आ जाती है और आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर आ जाता है सोडियम के, आप उसको जब हीट करते हैं तो आपके पास दो डिफरेंट तरह की कलर्ड लाइंस आती हैं। स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं अपने कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर, लेकिन स्टूडेंट्स आप ये बात याद रखेंगे कि कॉन्टिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम का जब भी आप डिफरेंस करेंगे, उनकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसकी आप फॉर्मेशन करेंगे कि कैसे बनता है, दोनों में डिफरेंस आएगा। आप क्या कहते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो विजुअल है उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसके अलावा टाइप्स को डिस्कस कर सकते हैं और एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं लाइक दैट ऑफ रेनबो एंड दैट ऑफ सोडियम, तो आपका ये क्वेश्चन जो होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपने बी में कंपेयर करना है लाइन एमिशन को और लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को, कि लाइन एमिशन और लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस की पोजीशन होती है वो एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों की केस में सेम होती हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि आपके पास ब्राइट लाइंस होती हैं अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड एंड डार्क लाइंस होती हैं अगेंस्ट द ब्राइट बैकग्राउंड। द पोजीशन और वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन emission and absorption spectra are exactly the same. The only difference is that emission spectrum gives bright lines whereas absorption spectrum gives dark lines against bright background. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सी है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज रिलीज्ड व्हिच इज ऑब्जर्व एज द रेडिएशन ऑफ पार्टिकुलर वेवलेंथ इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट लाइंस। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम का ओरिजिन हो गया। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए है, hydrogen atom and helium are monoelectronic systems but the size of helium is much smaller than that of hydrogen. Why? स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इन इट्स ऑर्बिट, वन प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हीलियम पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन। दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की वो हीलियम के अंदर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन आयन। दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, मेकिंग द साइज ऑफ हीलियम आयन मच स्मॉलर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन आयन। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी है, डू यू थिंक दैट द साइज ऑफ लिथियम प्लस 2 इज इवन स्मॉलर देन दैट ऑफ हीलियम, जस्टिफाई विद कैलकुलेशंस। येस, द ओनली इलेक्ट्रॉन रिमेन्ड इन lithium plus 2 is attracted by 3 protons to make the size even shorter than that of helium. Then students आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 ए आता है, what are X-rays, what is their origin, how was the idea of atomic number derived from that of the discovery of X-ray. X-rays को स्टूडेंट्स आपने डिफाइन करना है, उसका ओरिजिन बताएंगे, आपने ये बताना है कि आपके पास अटोमिक नंबर का आइडिया कहाँ से आया, उसकी जो इक्वेशन उससे रिलेटेड है उसको डिस्कस करेंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो एप्लीकेशंस हैं एक्सरेज की थोड़ी बहुत आप उनको डिस्कस करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी है, हाउ डज द बोहर्स मॉडल जस्टिफाई द मूजले इक्वेशन। आपने मूजले लॉ को सबसे पहले स्टेट करना है, इक्वेशन डिराइव करनी है, इंपॉर्टेंस बताएंगे। अकॉर्डिंग टू मूजले फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड एक्सरेज वॉज प्रोपोर्शनल टू 3 to the square of a number which was close to the atomic number of an element. This supports Bohr's model of atom in which atomic number is same as the number of positive charges in the nucleus of an atom. So students, having said that, आप इसको justify कर पाएंगे। Question number 13 है, point out the defects of Bohr atomic model, how these defects are partially covered by the dual nature of electron and Heisenberg uncertainty principle. Defects को आपने डिस्कस कर लेना है। नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अबाउट द स्पेक्ट्रा ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द क्वांटम नंबर्स, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द 3-dimensional स्पेस ऑफ ऑर्बिटल, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। उसको डिस्कस करने के बाद आपने डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या पार्टिकल्स को डिस्कस करना है और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करना है।
देन स्टूडेंट्स आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14A, ब्रीफली डिस्कस द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, हाउ हैज इट गिवन द आइडिया ऑफ ऑर्बिटॉल, कंपेयर ऑर्बिट एंड ऑर्बिटॉल। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटॉल के पास जो थ्योरी मेंशन है आप उसको मेंशन कर देंगे। देन आपने डिफरेंस करना है ऑर्बिट और ऑर्बिटॉल का। डेफिनेट सर्कुलर पाथ एट अ डेफिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव, उसको आप ऑर्बिट कहते हैं, जिसको आप 2D में भी इमेजिन कर सकते हैं। ऑर्बिटॉल इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अबाउट अ सर्टेन स्पेस। उसके लिए आपने फॉर्मूला लिखना है एंड देन ऑर्बिटॉल के लिए बताना है कि 3D मोशन आपको दे रहा होता है एंड ऑर्बिट कैन नॉट ऑक्यूमुलेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी है, व्हाट आर क्वांटम नंबर, डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस। उनको आपने डिफाइन कर लेना है, उनकी सिग्निफिकेंस बतानी है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स का क्या पता चलता है। स्टूडेंट्स आपके पास ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये एड्रेस की तरह होते हैं, आप उनकी सिग्निफिकेंस बताते हैं कि एनर्जी में, शेप और ओरिएंटेशन बताने में काम करते हैं। आपके ये क्वांटम नंबर्स आपको हेल्प आउट करते हैं। दीज आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। और स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, उनकी सिग्निफिकेंस डिस्कस करनी है और थोड़ा थोड़ा आप क्या करेंगे कि हर क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट सी है, व्हेन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हैज अ वैल्यू 3 देन देयर आर 7 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, गिव रीजंस। अ स्पेक्ट्रल लाइन, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास एक सिंगल लाइन नहीं होती, फाइन लाइन से मिलके बनी होती है, दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स आपके पास सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनफ नहीं होता कि वो एक्सप्लेन कर पाए पूरे लाइन स्पेक्ट्रम को। दिस गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिडरी क्वांटम नंबर, जिसको आप एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है स्प्लिट हो जाती है 0 में, +-1 में, +-2 में, +-3 में। दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स आपके पास जो एफ सबशेल होती है उसके अंदर 7 डीजेनरेट ऑर्बिटॉल्स होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स उसका जो क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है उसके लिए वो 3 की होती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की, और उससे रिलेटेड आपने बता देना है कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेट होती है।